हेलो, सलाम, नमस्ते दोस्तों इन दिनों देश भर में मौसम करवट बदल रहा है। बदलाव के दिन हैं और माहौल जो है वो खुशनुमा हो रहा है। ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि बड़ा फील गुड टाइप होने लगता है। और फिर त्योहार भी तो आ रहे हैं ना सामने। मेरे हिसाब से ना ये इंडिया का बेस्ट मौसम है जी। और उम्मीद है कि इसी बेस्ट मौसम के आने के साथ साथ बहुत जल्द कोरोना वायरस इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। फिलहाल किस्सा बाजार पर जुड़े हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त विवेक जेटली। तो चलिए इसी मूड को कायम रखते हुए आज का ये किस्सा शुरू करते हैं। इसे लिखा है दिलीप कापसे ने। ये उन दिनों की बात है जब मैंने दिन गिनने छोड़ दिए थे। फिर भी साल पूछिएगा तो बता ही देता हूं कि 2015 का कोई महीना होगा और उसी महीने का कोई दिन रहा होगा। बड़ा मुश्किल दौर था, इसीलिए उसके गुजरने के इंतजार में मैंने खुद को दुनियादारी से अलग कर रखा था। वक्त का कुछ यूं था कि सुबह दोपहर बनती थी और दोपहर शाम में बदल जाती। रही बात रात की तो रात भी किसी तरह कट ही जाती थी। नाकामी की एक लंबी श्रृंखला खेलने के बाद मेरे अंदर का खिलाड़ी थक चुका था। नाशादगी का आलम ऐसा था कि यार दोस्तों के मुंह से मेरे इरादे बुलंद करने की खातिर निकली हर बात भी कोई उबाऊ तकरीर जान पड़ती थी। मेरी मस्त मौला तबीयत पर भी गहरी निराशा हावी हो रही थी और दिल किसी सूरत ना बहलता था। ऐसे नाजुक वक्त में अचानक एक रोज मेरे एक जानने वाले का बुलावा आया। काम बस इतना था कि जम्मू कश्मीर की कुछ कम मशहूर जगहों पर जाना था और जो तजुर्बा हासिल होता उसे लिखकर उन्हें सौंप देना था। सोचा कि इसी बहाने पहाड़ों की ताजा हवा और मौसम में तबीयत भी बहल जाएगी और कुछ आमदनी होगी 100 लाख। दिवाली के अगले ही दिन अपना सामान बांधकर मैं घर से भोपाल के लिए रवाना हुआ। वहां से दिल्ली के लिए दूसरी ट्रेन थी जो रात 9:15 बजे वहां से निकलती थी। 3 घंटे का सफर तय करने के बाद भोपाल पहुंचा। अगली ट्रेन के आने में कोई घंटे भर से ज्यादा का वक्त था, इसीलिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जानिब बड़े आराम से बढ़ा। जब नाकामी आपके सिर पर चढ़ी होती है तो तेज चलने वालों को भी अपना हर कदम भारी लगने लगता है। खुद को सीढ़ियों पर लगभग धकेलते हुए मैं किसी मरियल और बीमार आदमी की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा। देखा कि वहां पर एक अकेली मरियल सूरत सिर्फ मेरी नहीं थी। ट्रेन का इंतजार करता स्लीपर क्लास का हर शख्स मेरी तरह ही नाखुश नजर आ रहा था। भीड़ ज्यादा थी नहीं, इसीलिए मैं आसपास खड़े लोगों का जायजा ले रहा था कि एक खाली बेंच दिखाई दी। मैं फौरन ही उस तरफ लपका और फिर नीचे फर्श पर अपना बैग पटक कर चुपचाप से वहां बैठ गया। 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे। सिर पर हेडफोन चढ़ाए मेरे कानों में तेज दर्द होने लगा था और तलत महमूद की मखमली आवाज भी अब मेरे जी को चिड़चिड़ा बना रही थी। आखिरकार मैंने अपना MP3 प्लेयर बंद किया और सिर से हेडफोन उतारकर बैग के हवाले कर दिया। कुछ महीने पहले ही
नाखून ना चबाने की कसम खाई थी, जो कि मेरी बरसों पुरानी और गंदी आदत थी। दरअसल दिल में मायूसी के बढ़ते ही उंगलियां खुद ब खुद मेरे दांतों तक चली आती थी। उस रात को प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे भी ऐसा कई बार हुआ, लेकिन हर बार ही खुद को दी वो कसम याद आ जाती और बेचारे नाखून सही सलामत बचने में कामयाब रहे। भोपाल बड़ा ही मसरूफ रेलवे स्टेशन है। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई ट्रेन कहीं ना कहीं के लिए छूटती ही रहती है। किसी एक वक्त में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में दौड़ती इन रेलगाड़ियों में बैठे मुसाफिरों की तादाद गिनी जाए तो शर्तिया वो कई मुल्कों की पूरी आबादी के बराबर या उससे ज्यादा निकलेगी। समझ में नहीं आता इतने लोग आखिर जाते कहां हैं। ये कमबख्त जो अगर घर में आराम से बैठे तभी तो मुझ जैसे गरीब आदमी को कंफर्म टिकट मिले। फिर से ये ख्याल आ गया कि वेटिंग तो क्लियर ही नहीं हुई। सफर में आने वाली दिक्कत की सोचकर मैं पहले से परेशान आदमी और परेशान हो उठा। अपने हालात और किस्मत को कोसता जा रहा था कि तभी एक औरत अपने पीछे एक बुर्का पोश और 7-8 साल के लड़के के साथ मेरी तरफ आती दिखाई दी। कुछ ही पलों में तीनों मेरे करीब पहुंच गए और वो औरत जो आगे चल रही थी ठीक मेरे साथ वाली जगह पर बैठ गई जो अब तक खाली थी। कुर्सी नुमा उस बेंच पर अब जगह नहीं बची। बाकी बची जगह पर एक बूढ़े सरदार और उनकी बीवी बैठी हुई थी। बूढ़े पति पत्नी, वो औरत और मैं एक परेशान जवान। बस उस बेंच पर इतने ही लोग आ सकते थे। वो बुर्कापोश और उसके साथ वाला लड़का अपना सामान नीचे रख वहीं खड़े हो गए। भोपाल एक्सप्रेस? मेरे साथ बैठी उस औरत ने पूछा। मैंने बस हां में अपनी गर्दन हिला दी। उसके पूछने का तरीका उसके लिबास की तरह ही अजीब था। नहीं, आवाज तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसमें से अदब गायब था। मैंने उस पर तिरछी नजर डाली। वो कोई 45 पार औरत लगती थी। उसके गोरे चेहरे पर सलवटें तो नहीं आई थी, लेकिन सारा नमक उड़ चुका था। उसने काले रंग का तंग जीन्स पहना हुआ था, जिससे उसके मोटापे का अंदाजा मिल रहा था। ऊपर एक गहरे लाल रंग का तंग टॉप पहने हुई थी। देखने से लगता था कि बड़ी मशक्कत के बाद उसे चढ़ाया गया होगा। वो बड़ी ही बेतकल्लुफी के साथ बैठी हुई थी और अपनी बाईं टांग करीब करीब मेरे पैर पर ही रख दी थी उसने। मेरी शक्ल पर अजीब रंग उभर आया था और शायद उसके साथ आई बुर्कापोश ने मेरी हालत समझ ली। वो तुरंत नीचे रखे बैग की तरफ झुकी और उसमें कुछ ढूंढने लगी। वो बैग में से एक शॉल निकालकर उस औरत की तरफ पड़ी और उसे उड़ाते हुए बोली, अम्मी, ठंड बढ़ रही है, शॉल ओढ़ लीजिए। उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई। लहजे में अदब भी था और नरमी भी, लेकिन वो लफ्ज अम्मी मुझे हैरान कर गया। ये कैसे हो सकता था कि आज के जमाने की लड़की खुद बुर्के में हो और उसकी अम्मी बिल्कुल बेपरवाह। वैसे किसी के पहनने ओढ़ने पर एतराज करना अच्छी बात नहीं, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा था उससे बड़ी हैरानी हो रही थी। सिवाय उस उजले रंग के दोनों के बीच कोई मेल नहीं था, जो उन्हें
मां बेटी साबित करता। लड़की ने अब नकाब पूरी तरह से हटा लिया था और उसका खूबसूरत चेहरा सामने था। उसकी झीनी और सफेद त्वचा हल्का सा पीलापन लिए हुई थी। वो नमक जो मां के चेहरे से गायब हो गया था, वो बेटी के चेहरे पर खूब चमक रहा था। अगर मैं परेशानियों में उलझा आदमी ना होता तो उसकी खूबसूरती को जी भर कर देखता, शायद कोई गजल भी कह देता। लेकिन मेरे हालात अलग थे और गम दूसरे थे जमाने के, इसलिए मैंने उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली। इधर उसकी अम्मी ने शॉल लपेटी और आराम से बैठ गई और जो लड़का खड़ा था वो सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ गया। मैंने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा। वो अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी और बीच बीच में बड़ी ही मासूमियत से मेरी तरफ देख रही थी। मैं ये जानता था कि 30 से कोई 2-4 बरस ऊपर के गहरे और पक्के रंग वाले मेरे जैसे शख्स में उसकी कोई दिलचस्पी ना रही होगी। फिर भी मैंने अपनी बेतरतीब बड़ी दाढ़ी को छूकर देखा और फिर बिखरे हुए बालों को हाथों से संवारने की कोशिश की। ख्याल आया कि घर से चलते वक्त मैं अपना हुलिया थोड़ा बेहतर बनाकर आ सकता था। खैर, अब देर हो चुकी थी और मैं अपनी मरियल सी सूरत लिए एक बेहिसाब खूबसूरत और जवान लड़की के सामने बैठा हुआ था। एक दफा फिर मेरी नजरों से उसकी नजरें टकराई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वजह क्या होगी उसके यूं मेरी ओर देखने की। मेरे चेहरे पर उभरी हैरानी उसने पढ़ ली और उसकी मुस्कुराहट आंखों से उभरकर चेहरे पर उतर आई। तब तक प्लेटफॉर्म पर और भी मुसाफिर आ चुके थे। कुछ कॉलेज के लड़के भी थे जो बाकी का सारा प्लेटफॉर्म छोड़कर उसी जगह आकर जमा हो गए थे जहां मैं बैठा हुआ था, या फिर कहा जाए कि जहां वो लड़की खड़ी थी। जाहिर था कि उस लड़की पर औरों की नजरें भी ठहर गई थी। अजीब बात यह थी कि उसकी ही उम्र के नौजवान खूबसूरत लड़कों के वहां रहते हुए भी उसकी निगाहें मुझ पर ही जमी हुई थी। अब मैं बेचैनी से भर उठा था क्योंकि उस जगह पर तो मैं उससे सीधे सीधे ऐसे देखने की वजह भी नहीं पूछ सकता था। तभी उसने अपने दोनों बंधे हाथ खोले जो कि अब तक उसके सीने से चिपके हुए थे, और फिर उसने वो हाथ अपनी कमर पर रख लिए। दरअसल वो एक ही जगह पर और एक ही हालत में खड़ी खड़ी थक चुकी थी। न जाने क्यों तो इस बार वो तनी हुई भौं से मुझे घूरने लगी। अचानक से उसकी सूरत पर मैंने एक बेचारगी सी महसूस की। तभी मेरे दिमाग पर जमी धूल हटी और मुझे अपनी अकल पर अफसोस हुआ। मैं जिन नजरों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, असल में तो उसके मायने कुछ और ही थे। शायद वो लड़की मुझ जैसे बड़े ही ज़हीन से दिखने वाले शख्स से इस बात की उम्मीद कर रही थी कि मैं अपनी जगह से उठकर वो सीट उसे पेश कर दूं, ताकि वो अपनी अम्मी और भाई के साथ आराम से बैठ सके। उसी वक्त मेरे दिमाग में चल रहे तमाम ख्यालों पर ब्रेक लगा और मैं फौरन ही अपनी जगह पर और भी तनकर बैठ गया। मुझसे उस वक्त ऐसी किसी भी जहानत और शराफत की उम्मीद बेकार थी।
मैं दुनिया पर किसी भी तरह की हमदर्दी या रहमदिली दिखाने के मूड में नहीं था। आखिरकार और कुछ देर उसी हालत में खड़े रहने के बाद उसका सब्र जवाब दे गया। वो पैर पटकते हुए आई और मेरे साथ बैठी अपनी अम्मी से बोली, अम्मी, हमें यहां से चलना चाहिए। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और यहाँ के लोग भी बड़े बदतमीज हैं। आखिरी लफ्ज शायद मेरे लिए था, क्योंकि वो उसने तिरछी नजर से मुझे देखते हुए कहा था। मैंने उसकी बात पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा और अपने दोनों हाथ जैकेट के पॉकेट में डालकर एकदम सीधे सामने की तरफ देखता हुआ धीरे धीरे सीटी बजाने लग गया। उसने अपना बैग उठाया और एक दूसरा बैग अपनी अम्मी की तरफ बढ़ाया, जो अब भी शॉल में लिपटी हुई अपने तंग कपड़ों को ठीक कर रही थी। कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने देखा कि वो तीनों अपना सामान उठाए आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी उस बुर्कापोश ने चलते चलते पलटकर एक भरपूर नजर मुझ पर डाली। मैंने देखा कि उन नजरों में गुस्सा तो था ही, मगर थोड़ी हैरानी भी थी। उसने शायद ही सोचा होगा कि उस जैसी निहायत खूबसूरत लड़की से कोई मर्द कभी ऐसी भी बेदिली दिखाएगा। इससे पहले कि उसकी नजरें मुझसे हटकर वापस सामने की ओर जाती, अचानक से मैंने उसकी तरफ देखकर पहली और आखिरी बार मुस्कुरा दिया। मैं ये जानता था कि जितनी बेदिली मैंने जमाने से झेली है, अगर वो मुझसे सुन लेती तो उन सख्त निगाहों की मार के बजाय वो मेरे कानों में हमदर्दी के 2 लफ्ज बोलती जाती। अचानक ट्रेन का तेज हॉर्न गूंजा। लोग अपनी अपनी जगह से सामान लेकर उठे और प्लेटफॉर्म पर गर्दी के बढ़ते ही वो धीरे धीरे उसमें गुम हो गई। मैं बैठा रह गया उसी बेंच पर। मुझे कोई जल्दी जो नहीं थी। हवा तेज थी, स्टेशन पर भीड़ थी और रात का वक्त था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिलीप कापसे की कलम से निकला एक किस्सा। अगर आपको हमारे ये किस्से, कहानियां और ये सारे किरदार पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल किस्सा बाजार को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और इन्हें लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी। आप चाहे तो कमेंट में अपनी राय या सुझाव भी दे सकते हैं। कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में उठता है इन किस्सों को सुनकर, तो आप हमें kissabazaar@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो अपने दोस्त विवेक जेटली को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ। नमस्कार।